आ जाना भाई, कर दिया ना अपने स्टार्ट। सुनो ध्यान से, अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो, समझना, ये है मेरे पास कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। और जब मैं कंडक्टर के वॉल्यूम में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज देता हूं, क्या देता हूं? एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। कोई भी न्यूट्रल बॉडी, हर चीज लिखना है और समझना है। मैक्सिमम बच्चों को बाद में जब पोटेंशियल और कंडक्टर वाली में प्रॉब्लम आती है ना, वो सारे कंसेप्ट यहां के होते हैं और फिर वहां प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं कोई एक्सेस चार्ज दूं, एडिशनल चार्ज, भाई एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है नहीं होता है? अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर होता क्या है? सब कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं, मतलब चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं। आप मुझे बताइए, जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? अगर ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन फोर्स की वजह से दूर जाना चाहेंगे, और अवे फ्रॉम ईच अदर अगर जाना चाहेंगे तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो क्या ये जाना अलाउ करेगा? कंडक्टर क्या होता है? चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है। तो अगर चार्ज जाना चाहता है रिपल्शन से दूर, तो जाएगा, है ना? तो आफ्टर सम टाइम अगर फाइनली आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो आपने दिया है अल्टीमेटली कहां रिजाइड करता है? ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहली कहानी। हेलो। अब आपने एक्सेस चार्ज दे दिया, ये सरफेस पे स्टैटिक कंडीशन में आ चुका है, अब ये मूव नहीं करेगा। एज ए होल बॉडी अगर ये रेस्ट पे है तो क्या चार्ज भी रेस्ट पे माना जाएगा? बोलो भाई। हम जब इसको स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली कहानी। दूसरी कहानी, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, किसकी बात करूं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर को ऑल्सो नोवन एज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर इसके वॉल्यूम में चार्ज देता हूं, कोई भी मैंने एक्सेस चार्ज वॉल्यूम में दिया, आप मुझे बताइए क्या इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है? नहीं करता। तो डेफिनेटली द ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस द रिपल्सिव फोर्स, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स दे कांट मूव फ्रॉम देयर ओन पोजीशन। यहां से मूव नहीं करेंगे, और अगर मूव नहीं करेंगे तो क्या इसके वॉल्यूम में चार्ज रिजाइड करेगा? तो जो भी एक्सेस चार्ज हम किसी इंसुलेटर को देंगे वो वॉल्यूम में रिजाइड करता है। अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, कई बार एक टर्म आती है, अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अ बॉडी इज, मतलब उसके पूरे वॉल्यूम में सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है तो ये अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा? इंसुलेटर। कंडक्टर को चार्ज दोगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा सरफेस पे। कोई होलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, दोनों के ऊपर चार्ज कहां रहेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड कंडक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप मुझे बताइए, जो सुविधा चार्ज के पास होती है मूव करने के, एक जगह दूसरी जगह जाने की या रीडिस्ट्रीब्यूट करने की अपने आप को, वो सुविधा मास के पास नहीं होती। चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, मूव करके चला जाता है इधर से उधर। तो अगर आप कंडक्टर है और वो सॉलिड है, उसको चार्ज दोगे, चार्ज कहां रहेगा? आउटर सरफेस पे। होलो होता, चार्ज कहां रहता? आउटर सरफेस पे। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज सरफेस पे ही रहना है, वॉल्यूम में रहेगा ही नहीं कंडक्टर के अंदर, तो कोई कंडक्टर जो है वो सॉलिड नहीं माना जाएगा, वो सरफेस पे चार्ज रहेगा। सॉलिड इन द सेंस, ये मान के चलिए आप, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज रुक सकता है तो इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी नहीं होगी? तो जिस किसी के लिए भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है वो इंसुलेटर ही होगा, वो कंडक्टर हो ही नहीं सकता। कहानी क्लियर? और यहां अगर मैं बात करूंगा तो वट एवर बी द चार्ज, एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रेजाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लिखिए, when excess charge given to the conductor, when excess charge given to the conductor, when excess charge given to the conductor, it is always resides, it is always resides on outer surface of the conductor, always resides on outer surface of the conductor.
व्हेन एक्सेस मतलब एडिशनल चार्ज, समझ में आ गई बात? व्हेन एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इट इज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब जरा सी एक बात बताइए, क्या ये जो सरफेस पे बाहर चार्ज है, ये सारे के सारे चार्ज यहां होने के बावजूद एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? बोलो भाई। तो अगर ये मटेरियल जो है ये कंडक्टर मटेरियल मेटल होने के बजाय कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल होता तो क्या रिपल्शन से इसका साइज बढ़ता? इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर मैं किसी सोप बबल को चार्ज दे दूंगा तो उसका रेडियस न्यूट्रल स्टेट से बड़ा हो जाता है। नहीं समझ में आई बात? तो आप किसी सोप बबल को जब चार्ज देते हो तो जो उसका ओरिजिनल रेडियस था उससे उसका रेडियस क्यों बड़ा हो जाएगा? जब चार्ज सरफेस पे आएगा तो वो एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दोबारा फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस इंक्रीज इन रेडियस। फिलहाल हम रिपल्शन फोर्स से समझ सकते हैं कि इफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर डेफिनेटली इट विल हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज द रेडियस। बोलो भाई, क्या ये अपनी रेडियस को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखेगा? रखेगा ना। अगर ये बढ़ सकता तो बढ़ जाता, मेटल है और फोर्स अगर वीक लग रहे हैं तो रेडियस नहीं बढ़ेगा, अदरवाइज तो रेडियस बढ़ता ना। हेलो, ठीक है, लिखिए, नोट डाल के लिखना। दैट मीन्स फॉर कंडक्टर्स ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड। फॉर कंडक्टर्स only surface charge density is defined. देखिए, सेंटर ऑफ मास में आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा, तीन तरह की मास डेंसिटी होती थी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। इसी तरह से तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। कौन कौन सी? लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। आई बात समझ में? क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर के लिए डिफाइंड होगी? जो भी चार्ज दोगे कहां रहेगा? सरफेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे लिखिए। व्हेन सम एक्सेस चार्ज इज गिवन टू द इंसुलेटर, some excess charge given to the insulator, it will remains at the given position. It will remains at the given position. जिस पोजीशन पर दिया है वहीं बना रहेगा। That means charge can exist in volume of insulator. Charge can exist in volume of insulator. Charge can exist in volume of insulator. यहां तक कहानी क्लियर? कंडक्टर को देंगे कहां रहेगा? सरफेस पे। इंसुलेटर को देंगे तो जहां दोगे वहीं रुक जाएगा। अगर आप सरफेस पे देते तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफाइंड होगी। नहीं समझ? मैंने चार्ज ही सरफेस पे दिया तो जहां दोगे वहां रुक जाएगा। चार्ज फ्लो को वो अलाउ भी नहीं करता। हालांकि वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा लेकिन वो चार्ज फ्लो को अलाउ नहीं करता। अब यहां कुछ चीजें समझने वाली है। एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर मेटल के जो रोड्स हैं उनको बाहर निकाल के रखा जाता है और उसकी फिर जमीन में अर्थिंग करके रखी जाती है, क्योंकि मेटल जो होती है वो अच्छा कंडक्टर है। तो जब लाइटनिंग वगैरह होती है, बिजली गिरती है, तो आसमान से, बादलों से बहुत सारा चार्ज एक साथ आके जमीन पे गिर जाता है। अब किसी बिल्डिंग पे अगर चार्ज गिर गया, मान लीजिए दीवार है और ये दीवार इंसुलेटर है, अगर इस पे अचानक से आकर के कुछ 10-20 कूलम चार्ज आके गिर जाए और ये इंसुलेटर है, तो जब चार्ज इस पे गिरेगा तो चार्ज फ्लो तो कर नहीं सकता। अब जब फ्लो नहीं करेगा और वहां चार्ज अवेलेबल है तो सारा का सारा रिपेल करेगा नहीं करेगा? और अगर वो रिपल्शन फोर्स बढ़ा हुआ तो क्या होगा? दीवार फट जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो दीवार से फटने से बचाना है तो क्या करें कि साहब आप एक काम कीजिए, जब ये बिल्डिंग ऊपर है, छत जो इसकी है, वहां सरिये निकाल दो तीखे तीखे। उससे क्या होगा? जब वो चार्ज आके गिरेगा उसके ऊपर तो मेटल के थ्रू पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? ग्राउंड में, और आपकी बिल्डिंग सेफ है। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? बढ़ जाए आगे, लिखिए आगे। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बहुत ध्यान से समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा? पिछली क्लास में बात की थी।
क्वांटा का मतलब क्या होता है? मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। पहले लिखिए क्वांटा। क्वांटा देखिए, क्वांटा मींस मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, मिनिमम transferable value of any quantity which can be transferred from minimum transferable value of any quantity which can be transferred from one body to other body, which can be transferred from one body to other body. आगे लिखिए, the quanta of charge is charge of single electron. The quanta of charge is charge of single electron. हाँ जी, हाँ ये बात सच कहा इसने। ये सवाल अराइज होता है कि साहब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे? इनफैक्ट मैं ये बात ही कैसे करूं कि यार पॉजिटिव, हम कहते हैं ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अरे यार, ऐसा सुना कभी? हेलो, सुनिए ध्यान से, आंसर आपको सारे मिलेंगे बशर्ते आप पूछो। अब सुनिएगा ध्यान से, कहानी बहुत सिंपल है। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट किताब अगर आप उठाओगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स पढ़ने की पहली जो लाइन लिखी होती है वो क्या होती है? एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट। समझने के लिए बहुत आसान चीज है, कार में बैठ जाइए, पेड़ चलते हुए नजर आ जाएंगे, पेड़ पे बैठ जाइए, कार चलती हुई नजर आएगी। नहीं समझ में आई बात? जब आप कार में बैठ के बाहर देखते हैं तो क्या चल रहा होता है? पेड़। इनफैक्ट कार में बैठ के जब विंडो से खोपड़ी बाहर निकालते तो हवा चल रही होती है, पर एक्चुअली तो हवा नहीं चल रही है। चल कौन रहा था? अब आप हवा के फ्रेम में जाके देखोगे तो कार चल रही है, कार के फ्रेम में देखोगे तो हवा चल रही है। पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है? सुनिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि जब मैं कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो कहां रिजाइड करता है? उसकी आउटर सरफेस पर। किस पे रिजाइड करता है? आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस पे उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होगा वो सरफेस की नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर उसके पास आपने किसी स्फीयर को चार्ज दिया तो स्फीयर का हर पॉइंट पर रेडियस एग्जैक्टली सेम होता है, तो सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। पर आपने किसी ऐसे कंडक्टर को चार्ज दे दिया जहां इररेगुलर सरफेस है, तो शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी, आप समझेगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल के अंदर मैं पानी भरना शुरू करता हूं, आप इसमें मैक्सिमम पानी भर सकते हो, इतनी इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है। हेलो, इसी तरह से अगर ये मेटल बॉडी होती और इसको मैं चार्ज देना शुरू करता हूं तो ये मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है कि साहब जितनी इसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी। जितनी वाटर को भरने की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा पानी भरूंगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ना। हेलो, अगर किसी बॉडी की जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज भी ओवरफ्लो कर जाता है। और ओवरफ्लो ऑफ चार्जेस आपने अपने जीवन में बहुत देखा है, जहां कहीं भी स्पार्किंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, इट इज एग्जांपल ऑफ ओवरफ्लो ऑफ द चार्ज। समझना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, सुनो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, ये इसका शार्प एज था, ऐसा कोई कंडक्टर है, इसको हम कोई चार्ज देना शुरू करते हैं। हमें पता है यार चार्ज जब देंगे तो इसकी जो ये बड़ी रेडियस वाली सरफेस है उस पर चार्ज दूर दूर आएगा। हेलो, और यहां चार्ज पास पास आएगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना यहां पर। अरे बोलो भाई। अब सुनिए ध्यान से, मैंने पिछली क्लास में शायद आपको ऐसा बताया था कि कोई भी एटम जो होता है वो सिमेट्रिक होता है ना। उसको किसी चार्ज के सराउंडिंग में रख दिया जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन से क्या बन जाता है? डाइपोल। तो होगा क्या कि जब इसको आप चार्ज देना शुरू करते हो और इसकी सरफेस का चार्ज बढ़ता है तो सबसे ज्यादा चार्ज यहां बढ़ेगा। अब यहां एक हवा का मॉलिक्यूल था, हवा के मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ कि सब हवा के मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हुआ कि इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से हवा के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया, वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। मतलब
यहां उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। हेलो, कुछ समझ में आई बात? और ये एक मॉलिक्यूल के साथ तो होगा नहीं, इतने से वॉल्यूम में ट्रिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल होते हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो बहुत सारे डाइपोल एक साथ बनेंगे। आपने इसको चार्ज और दिया, जब चार्ज और दोगे तो यहां चार्ज डेंसिटी और बढ़ेगी, तो इस पे पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन और नेगेटिव पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या नेगेटिव को ये पॉजिटिव चार्ज उधर खींचेगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा ना, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे खींचेगा। नहीं समझ में आया? और एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस सरफेस इट विल ब्रेक्स इनटू दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये टूट जाएगा खींच करके ऐसे, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम। नहीं समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? खींचा, टूट गया। अब जब टूटा तो दो टुकड़े हो गए इसके, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब मजेदार चीज आएगी कि साहब होगा क्या, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहां भागेगा, और पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां से एक पॉजिटिव चार्ज हट गया, तभी एक चार्ज आपको भागता हुआ दिखा। आप बोलोगे यहां से चार्ज लीकेज हो गया। 5वीं क्लास के बच्चों की तरह समझाया तो भी लोग क्या हो गया, ऐसे होता है। क्या यहां एक पॉजिटिव चार्ज था अभी? क्या यहां से आपको एक पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है? आप क्या बोलोगे कि अगर वहां से ज्यादा चार्ज दूंगा तो यहां से चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है, और ये ट्रिलियंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल में एक साथ होता है। तो जब वो रिपल्शन से बहुत तेजी से दूर भागते हैं तो उनमें कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स में हीट प्रोड्यूस होती है, उससे लाइट प्रोड्यूस होती है जो आपको स्पार्किंग की फॉर्म में नजर आती है। नहीं समझ में आया? अब जरा मुझे बताइए यहां क्या फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझ में आया? क्या फ्लो कर रहा है? एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि साहब कभी भी कोई नेगेटिव, आप ऐसे समझो जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास ये न्यूट्रल कंडक्टर है, क्या ये न्यूट्रल कंडक्टर है। अब इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही, आप समझना ध्यान से, एवरी कंडक्टर हैव approximately 10 to the power 28 to 10 to the power 29 free electrons per unit volume। ये मजाक नहीं है। 10 to the power कितना, ये डेटा आपको याद होना चाहिए परफेक्टली। केमिस्ट्री वालों का काम है ये, केमिस्ट्री में आपसे बताया जाता है कि जो वो आपको नहीं आता सवाल कि सब एक इलेक्ट्रॉन्स के सी में पॉजिटिव चार्ज फ्लोटिंग है। Oh my God. कुछ लोग बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं यार, काश कुछ हो जाए। कोई बात नहीं। देखो एक बात बताऊं, एक सिंपल रूल, एक फॉर्मूला अपना लो अगर जिंदगी में कामयाब होना है। मैं सिर्फ नीट की कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ की सक्सेस की बात कर रहा हूं। एक सिंपल फॉर्मूला, जो चीज जिंदगी में एक बार सिखा दी जाए दोबारा सिखाने की जरूरत ना पड़े। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक रही। और आपको बोल दिया चार्ज लीकेज ऐसे होता है तो ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और दिमाग में सेट कैसे होता है? जब हम कंसेप्ट को होल्ड करते हैं। अब होल्ड कैसे होगा? एक बच्चा होता है जिसने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, उसको बहुत सारी चीजें आती है, जो नया कोई भी एक नया कंसेप्ट आता है उसको दिमाग में, उसको मजा आता है, हाँ यार ये अलग है थोड़ा, ये तो मेरे समझ में पहली बार आया, अच्छा ऐसे लीकेज होता है चार्ज, तो उसको याद रहेगा। पर एक बंदे ने जिंदगी में पहली बार तो सुना है कि चार्ज लीकेज भी होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसी कंडीशन में आपको जो टीचर कर रहा है वैसा डायग्राम बना ले, हेलो, और सेम डे हो सके तो क्लास के ब्रेक में उसको एक बार रीथिंक कर ले कि ये कंसेप्ट क्या था। उसको जब कभी भी आप पढ़ोगे ना आपको बिल्कुल फ्रेश नजर आएगा वो। अब इसके लिए आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। यहां पे देखो सिखा तो मैं दूंगा, बशर्ते आपको यहां बताई हुई चीजें आनी चाहिए, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा।
फिर तो हर चीज सीख जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ चैप्टर जो सब सिखा देता है। फिर से बात करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मेटल्स है, जैसे कोई भी मेटल ले लो आप, किसी भी, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो आयरन हो, किसी भी तरह के मेटल हो, उसके अंदर 10⁻28 से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, पर मीटर क्यूब अवेलेबल होते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब। 1 मीटर कितना बड़ा होता है, मतलब इतनी बड़ी साइज का क्यूब बना, तो उसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो ह्यूज नंबर है। पर स्टिल द मेटल इज न्यूट्रल ना, क्या ये मेटल न्यूट्रल है? तो अगर इतना पर यूनिट वॉल्यूम फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज अवेलेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना, इतना ही, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो असल कहानी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए इसमें जहां कहीं भी प्लस है वहां माइनस भी एसोसिएट है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से ये क्या कर लेता है, सारा का सारा एक दूसरे को न्यूट्रल। आई होप समझ में आ गई होगी बात। इस तरह से न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या होगा अगर यहां इस कंडक्टर को मैं इसे रख देता हूं और इसके सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आ जाऊं ऐसे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रोड है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा। कहानी क्या बनेगी कि यहां इतने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां से माइनस चल के यहां आएगा, यहां से माइनस चल के यहां आएगा। अब आपको लगेगा यार वो उस किनारे का ही क्यों आया, ना 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 ना, ये दुनिया भी रिलेटेड। सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस यहां आएगा, हेलो, फिर ये वाला माइनस जंप करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर ये जंप करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? जब ये नेगेटिव यहां आएगा तो ये माइनस यहां आ गया, ये वाला माइनस यहां आ गया, तब ये माइनस क्या करेगा, जंप मारेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये माइनस क्या करेगा, जंप मारेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो आप मुझे बताइए, ये वाला माइनस अल्टीमेटली यहां पहुंच गया ना, तो इधर क्या बचा बताइए, प्लस। ऐसे ये माइनस इधर बन जाएंगे और इधर क्या बन जाएंगे, प्लस। तो बेसिकली मूव कौन किया, इलेक्ट्रॉन मूव किया। नहीं समझ में आई बात? आप क्या बोलोगे कि सब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उधर फ्लो कर गया रिपल्शन से और नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए, क्या इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर घुसे? द बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, इट इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नहीं समझ में आई बात? यहां तक कहानी क्लियर? तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज हम फ्लो, आज के बाद हम दोबारा कभी दिमाग नहीं लगाएंगे कि सब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं करता। हेलो, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो अंडरस्टूड है उतना ही चार्ज नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये इतनी सी कहानी, मैंने कहा ना सिंपल है समझना। अगर आप कार में बैठे तो पेड़ चलते हुए दिखते हैं, पेड़ में बैठे तो कार, उतनी सी कहानी। आई होप यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। हेलो, आगे हम क्वांटा पे आगे थे ना, तो क्वांटा क्या लिखा था अपन ने, द मिनिमम, हाँ, चार्ज ऑफ क्वांटा इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नेचर में सबसे छोटा चार्ज होता है? उससे छोटा क्या होता है, क्वार्क। पर जो मिनिमम पॉसिबल है, प्रेजेंट है, वही ट्रांसफरेबल हो जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आई बात? जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं उनका लाइफ स्पान इतना कम होता है कि अगर उसको अलग करोगे तो अलग करते हुए अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो उससे कभी चार्ज ट्रांसफर, तो स्टिल द क्वांटा ऑफ चार्ज इज व्हाट, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आई होप यहां तक समझ में आ गई बात। बढ़ जाए आगे, लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू law of quantization of charge, total charge present on a body, total charge present on a body is, total charge present on a body is always equal to, according to law of quantization of charge, total charge present on a body is always equal to integral multiple of, integral multiple of charge of single electron, integral multiple of charge of single electron। अब बात को समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, इसको मैं क्यू चार्ज देना चाहता हूं, क्या देना चाहता हूं? अब यार इसको जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज देने का मतलब क्या हुआ कि साहब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो।
ये कहानी के लिए। चलिए आप मुझे बताइए, क्या इसको जो मैं चार्ज दूंगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, बोलो भाई, तो कितना चार्ज आता है इस पे, प्लस ई, प्लस ई ना, दो निकालता तो, तीन निकालता तो, एन निकालता तो क्या इसका चार्ज एन ई पॉसिबल है? अच्छा इलेक्ट्रॉन निकाल पॉजिटिव और दूंगा तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। नहीं समझ में आया। क्यू इक्वल टू डिपेंड करता है कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं या इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। एक और बात बता दीजिए मुझे, अगर मैं आपसे जानता हूं कि यहां एन की वैल्यू क्या है, कि साहब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। 0 मतलब आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकाला ही नहीं। हेलो, सो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होगा कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब बात को समझना मेरी को, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो गिवन वैल्यूज ऑफ चार्ज है, चार ऑप्शन बना देगा, इनमें से कौन सी चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी को देना पॉसिबल है? तो आप Q बराबर क्या लगाओगे, एन ई, और यहां से एन इक्वल टू क्या करोगे, Q बाई ई। जो चार्ज आपको दे रखा है उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ई से डिवाइड कर दीजिए। अगर एन इंटीजर या होल नंबर आता है इसका मतलब ये पॉसिबल है, और अगर ये फ्रैक्शन आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। हेलो, जल्दी लिखिए फिर सवाल करते हैं। अब बेटा थोड़ा सा लिखने और डायग्राम बनाने की स्पीड बढ़ा लो। आई बात समझ में? चीजें बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। बढ़े आगे तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट number of electrons removed from a body, number of electrons removed from a body to produced 1 coulomb charge on the body, to produced 1 coulomb charge on the body। Q इक्वल टू एन ई लगाएंगे, n बराबर Q अपॉन ई। Q की वैल्यू 1 कूलम रखेंगे, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, सोल्व करो कितना आएगा, सबको याद होगा। एक सेकंड, हाँ जी कितना आया, कितनी वैल्यू आती है इसकी, ये याद रखना है बेटा जी। एक सेकंड रुक जाओ ना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। एक सेकंड यार, अरे भाई कहाँ चला गया। चलिए हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, E की वैल्यू पावर माइनस 19 कूलम। सोल्व करने पे क्या आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात समझिएगा, ये भी डेटा अपन को याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूं किसी बॉडी पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना था, कितना, तो इसको 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12। आई बात समझ में? अगर कोई आपसे कहे कि बेटा एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो रही है आई इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, इसका क्या मतलब, इसके किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 मिली कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो रहा होगा।
क्या करंट की वैल्यू Q बाई टी होती है? तो पर सेकंड Q की वैल्यू कितनी आएगी? 1 मिली कूलम ना। अगर मैं आपसे कहता 1 मिली कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते कितना आता? 6.25 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। बोलो भाई। तो बताइए इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻15। नहीं समझ में आया? दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना है 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे तो सिर्फ अपना चार्ज अपने साथ लेके आएंगे या उनका कोई मास भी होता है? मास भी होता है। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कुछ मास बाहर निकल चुका है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास उसकी न्यूट्रल स्टेट से थोड़ा कम, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार इतने 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस जब आपने किया तो उसका मास में कितनी कमी आ गई, आप क्या करते? इसको इंटू मास ऑफ। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई ना बात? हेलो। जैसे आपसे देखो, व्हाट विल बी दी डिक्रीज इन मास ऑफ अ बॉडी, व्हाट विल बी दी decrease in mass of the body when 1 coulomb charge produced on the body? क्या 6.25 इंटू 10⁻18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9.1 इंटू 10⁻31 से? सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? हाँ जी। ये कितना? ऑर्डर कितनी होगी? माइनस, ये देखो, मैंने 13 ना। नहीं समझ में आया? पूरा कभी सोल्व नहीं करना, हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आप सिंधी बात करोगे, 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 आ गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये 1.1/4 है? तो 9/4 कितना बनेगा? अरे यार 2 से थोड़ा सा ऊपर ना, तो 54 में 2 और जोड़ दे। तो तेरा जो आंसर ऑप्शन में होगा 56 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻13। नहीं समझ में आया? ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। हेलो, कहानी क्लियर? तो इतना मास इसका कम हो चुका होगा। आई होप समझ में आ गई होगी। अगला सवाल लिखिए। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन द बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी? पहला है √2e, दूसरा है 3.2 इंटू 10⁻18। ये कुलम में है ना? ये भी 4.8 माइक्रो कुलम। बताइए कौन सा पॉसिबल, कौन कौन से पॉसिबल है? कैसे निकालेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन अगर इंटीजर आया तो पॉसिबल है, फ्रैक्शन आया तो जल्दी चेक करके बताओ। सेकंड और थर्ड पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता, हम ना, अगर हम पेन चलाएंगे नहीं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या किया बता?
कुछ नहीं किया तो कुछ करना है ना, सोल्व कर। हाँ जी, इतनी देर में अब तक लिखा है यहां पर, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है ना। तो यहां वैल्यू पुट कर, पहले वाले में √2e/e कर कितना मिलेगा। सिंपल होती है चीजें यार। ई भी तो लिखेगा, यहाँ ई भी तो दे रखा है तेरे सवाल में, √2e, तो ई कौन लिखेगा, ई से ई कैंसिल नहीं होगा। क्या मिला, √2 का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। √2 की वैल्यू 1 होती है यार, मतलब ये मेरे साथ होता है क्या, कौन सा डर, मतलब जबरदस्ती का एक। कहाँ गई वो लड़की, हाँ क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, पेन चलाना पड़ेगा वरना यहीं खड़े रहेंगे पूरी जिंदगी। अगर आप यहां ट्राई नहीं कर सकता अकेले में, क्या करोगे यार, मतलब कैसे ट्राई करोगे बताओ मेरे को, आपको करना ही चाहिए ना। आप बताओ क्या करना, n=q/e नहीं लगाएंगे हम, क्या यहां q की वैल्यू √2e दे रखी है, तो √2e/e गेट कैंसिल आउट, रिजल्ट अबाउट 1.41। क्या ये फ्रैक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां आ जाइए, तो वापस n=3.2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड किससे करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, क्या ये 10 है, कितना हो गया 20, तो पॉसिबल है, पॉसिबल कर दो। यहां आ जाइए अगेन, n=what, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये 3 बार कैंसिल हुआ, क्या ये वैल्यू 10⁻13 मिल गई, क्या 3 इंटू 10⁻13 होल नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब नहीं चलाओगे पेन कैसे काम चलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, कुछ भी आएगा आंसर, कैलकुलेशन करो, आदत डालो, बढ़िया आगे लिखिए। फाइंड आउट टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 63.5 ग्राम of Cu+1, कॉपर +1। आप सुनिए ध्यान से, शांति बनाए रखें। क्या पूछा आपसे मैंने, टोटल कितने लोगों को कॉन्फिडेंस से सोल्व कर लेंगे, हाथ खड़ा करो, बहुत बढ़िया। और कितने लोगों को अक्ल है कि सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यस yes, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे होता है। पिछली क्लास में नहीं बताया था, व्हाट इज द 1 फेराडे, 96500। वो था क्या, अब सुनिए ध्यान से, क्या यहां पहले, सबसे पहले आप क्या निकाल, सुनो तो मेरी बात, कॉपर के पास एक एटम के पास कितना चार्ज है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, +1 का मतलब ये होता है, +2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। एक कॉपर एटम के पास इतना चार्ज है, अगर मैं टोटल कॉपर के एटम्स का नंबर निकाल लूं तो उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज मिल जाएगा ना, बोलो भाई, समझ में आ गई बात। तो टोटल पॉजिटिव, मैंने क्या पूछा सवाल, नेगेटिव में तो मामला बढ़ जाएगा, पॉजिटिव अवेलेबल है, मैंने सवाल ही गलत लिखा जाए, पॉजिटिव लिखो उसको। अरे नहीं नहीं, पॉजिटिव कर, अपन तो पहले मेरे साथ वो कर लेंगे, मान कैसे ले, उस पर मैंने प्लस दे रखा है, मान लो सर नेगेटिव। सुनो ध्यान से, सुनो 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 मेरी बात ध्यान से। तो क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ, सुन लो कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, सबसे पहले क्या निकालने, और मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम 63.5
0.5, क्या इसका एटॉमिक वेट भी इतना ही होता है? 63.5 ना, कितने मोल्स मिल गए? 1 मोल के अंदर बताइए कितने एटम्स आएंगे? तो नंबर ऑफ कॉपर प्लस एटम्स कितने मिलेंगे बताइए? एनए ना, एनए का मतलब 6 इंटू 10⁻23 लिख दूं अप्रोक्सीमेटली, वो 023 तो कौन ही लिखेगा? नहीं समझ में आई बात? ये इतने एटम्स हैं, क्या ये 1 मोल्स ऑफ एटम्स है? क्या एक के पास इतना चार्ज है? तो ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ही तो चार्ज आ गया। नहीं समझ में आया? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज बिकम्स इक्वल टू, हेलो कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, नो नीड टू कैलकुलेशन, क्या मिलेगा? 96500 कूलम। अब एक बात को समझिए ध्यान से, वो आपसे सोडियम का सवाल पूछ लेगा। किसका? सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, 23 ना। अच्छा, सोडियम के पास भी पावर +1 होती चार्ज, Na+ ही तो होता है। तो वो आपसे पूछा 23 ग्राम ऑफ सोडियम के पास बताइए कितना चार्ज है, उसके पास +1 है, तो सेम आंसर। अरे यार 46 ग्राम दे देता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। सुन लो भाई, नहीं समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं ना, जबरदस्ती कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, नहीं करनी होती, वो सोच समझ के देते, आपको वैल्यू देता है। जब आपको पता है 1 फेराडे क्या होता है तो उसी को जानना चाह रहा है वो आपसे। कोई भी ऐसा एटम हो जिसकी वैलेंसी +1 हो, उसके 1 मोल में 1 फेराडे ही होंगे। नहीं समझ में आए? चाहे वो सोडियम हो, चाहे कॉपर हो, या वॉट एवर बी द नेचर, +1 है तो। +2 होता तो 2 मोल होंगे तो फिर ×2 और कर देना, ये तो कर ही दोगे ना। हेलो, अब समझिए, हम अगले सवाल की बात, एनसीईआरटी का मॉडिफाइड सवाल कर रहे हैं। एनसीईआरटी में आपसे पूछा है कि 1 कप पानी के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 1 कप ऑफ वाटर, मास नहीं दिया, तो आपको खुद अंदाजा लगेगा ना 1 कप क्या होता है। 1 कप जनरली जब आप बनाते हो, जो है ना, जितने भी ये होते हैं अपने शेफ्स, शेफ जो होता है ना, शेफ, वो तो उसने लिखा हुआ एनसीईआरटी 250 ग्राम। हाँ 250 ml, तो वो 250 ग्राम, उससे 1 ml इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। क्यों? डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, इसलिए 1 ग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 1 ml। तो 250 ml जो है वो 1 कप माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्होंने मास नहीं दिया, तो आप मान लो 250 ग्राम के अंदर कितना है। तो हम करेंगे क्या, हम एक सवाल को मॉडिफाइड करते हैं। लिखिए, फाइंड आउट टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन, फाइंड आउट टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। सुनिएगा ध्यान से, तो मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या है? मोल्स निकालना। बात को सुनना ध्यान से, सुनो रुक जाओ। क्या H2O को आप जानते हो? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 ना, नहीं समझ में आई बात? तो टोटल कितना है H2O के पास इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई। अगर मुझे H2O को मोल्स मिल जाए, क्या मिल जाए, तो उसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। H2O के, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से तो टोटल चार्ज मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए शाबाश, कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 18 ना, ये पता होना चाहिए। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। हेलो, कितना आ गया? नहीं समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 चलेगा? बोलो ना यार। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? कि सब 4 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10⁻23। बोलो यार। टोटल
नेगेटिव चार्ज कितना आएगा बताओ ना भाई। ये 40 ले लूं इसको, ये क्या इसको यहां बढ़ा दो ना ऑर्डर, तो ये तो 24 हो गया, ये और ये 24 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कुछ समझ आ 3.8 पूरा 40 आ रहा है। 384 समथिंग आएगा ना, तो मैं 3.8 बोल रहा हूँ, बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आया, देखो मेरी बात सुनो, आप एक काम करो ना, इसको यहां से एक ये पॉइंट लगा दो, तो यहां कितना बचा 18। मैं तरीका बता रहा हूं सोल्व करने का। इवन जब आ जाती है वैल्यूज तो सोल्व करना आसान होता है ना। तो ये 24 था, अगर यहाँ एक पॉइंट लगा दो, इधर 10 बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ा दिए कितना बचा 18। ये 24 और वो 18 तो पावर कितनी 6 ना, तो ये तो मुझे पता लग गया कि यार पावर आएगी 10 की पावर 6, ये तो क्लियर हो गया। अब पहली बात तो डाल लो, पता लगा कि ऑर्डर दे रही 10 की पावर 6, तो टिक करो और आगे बढ़ो। दूसरा तरीका 1.6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो, 3.8 आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये 3.86 और ये आपका आंसर आ गया कूलम के अंदर। नहीं समझ आया? हेलो, तो आपको कोई ऐसा सवाल पूछा इतने सब्सटेंस के अंदर टोटल नेगेटिव निकालो टोटल पॉजिटिव निकालो, तो ये आपको आना चाहिए इस तरह का सवाल। क्या डिफरेंस है उसमें? हमने कहा था कॉपर +1 के अंदर कितना है, तो अपन ने कॉपर के एटम, कॉपर के मोल्स निकाले, मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, Na से, तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। अब एक एटम के पास वहां कितना था +1 ना, तो मल्टीप्लाई करते चार्ज मिल गया। अब उस सवाल पे आ जाइए आप, यहां पे इसी में आपसे पूछता कि टोटल नेगेटिव चार्ज बताइए, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29, आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने बचे 28। नहीं समझ में आया? तो आप बताइए 28 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से 28 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला, और नंबर ऑफ एटम्स कितने आए Na ना, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। नहीं समझ आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हेलो, सबको समझ में नहीं आया पक्का? पढ़ने लगे हो दिवाली के बाद फुल एनर्जी? गुड गुड गुड। हैं? बात समझना काम की। देखो पता है क्या होता है, तुमने शिव खेड़ा का नाम सुना? शिव खेड़ा, शिवसेना नहीं, शिव खेड़ा। शिव आजकल पता है, मजाक में मत लिया करो हर चीज को, बहुत सिंसियर बात है। शिव खेड़ा इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले मोटिवेटर स्पीकर थे। एक बुक आती है जीत आपकी नाम से, यू कैन विन, कभी फुर्सत मिले उसको पढ़ना, वो उन्हीं की लिखी हुई किताब है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बुक थी वो। इज अ ग्रेट मोटिवेटर। तो किसी को मोटिवेट करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना, तो सारा मोटिवेशन रखा रह जाता है। जितना चिक चिक के मोटिवेट करते हैं ना, हेलो, ये जरा सी टेंशन आती है रात भर बैठ के दारू पीते हैं। फिर यार हम किसी इंडिविजुअल की बात, मैं तो नाम भी नहीं जानता कौन बिन रहा। नहीं, बात को समझना। 14 जनवरी का दिन है, क्या होती है, मकर संक्रांति होती है। 119 ए में हम 4-5-6 दोस्त एक साथ रहते थे, हम जब तैयारी कर रहे थे। गुरु प्रसाद शुक्ला हमारा दोस्त था जो सरस्वती कॉलोनी रहता था, वो पतंग उड़ा रहा है मस्त, और उसको लगा यार मेरे दोस्त तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं सब, साले ये तो सब डॉक्टर बन जाएंगे, मेरा क्या होगा। पतंग छोड़ी उसने, वहां से साइकिल उठाई और सीधा हमारे रूम पे आ गया। उसका खुद का घर था वहां पर।
बोले यार मैं बायोलॉजी कर लूंगा, फिजिक्स भी मेरी ठीक ठीक है, मेरी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, तू इनऑर्गेनिक पढ़ा, तू फिजिकल पढ़ा, तू ऑर्गेनिक पढ़ा, मुझे इसी साल सेलेक्ट होना तुम्हारे साथ। हम ऐसा देख रहे थे उसको कि वो बहुत मस्त था, तो टेंशन ही नहीं है, किस बात की पढ़ाई, पिताजी के पास पैसा है, ऐसे बोलता था वो। तो मैंने कहा यार तेरे को एकदम से कैसे जमा? बोले तुम डॉक्टर बन जाओगे यार, मुझे मरीज नहीं बनना तुम्हारा। मुझे सारे शब्द याद हैं उसके आज भी, क्योंकि बताता रहता हूँ बच्चों को कई बार स्टोरी। तो मैं ठीक है पढ़ाएंगे। हम बढ़ा, हमारा 12 लोगों का ग्रुप था, बहुत अच्छा ग्रुप था, हमारे रूल से 12 में से 11 सेलेक्ट हुए थे, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ था वो हम जितने 11 कमाते हैं ना अभी, उससे ज्यादा कमाता है। ये सीख है कि अगर आपने जिंदगी में ईमानदारी से मेहनत की और ऊपर वाले ने उस वक्त सक्सेस नहीं दी, इसका मतलब कुछ बेहतर देना चाहता है, बशर्ते आप मेहनत करें। तो वो आया, हमने उसको पढ़ाया, ये 14 जनवरी की बात है और मई में एग्जाम था। आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी ऑल राजस्थान रैंक 14, हम सबसे बढ़िया रैंक आई थी उसकी, मेरी 138वीं थी, उसकी 14वीं रैंक आई थी, 14। 14 जनवरी के बाद रात दिन एक किया, पर वो पढ़ाई अलग लेवल पे होती है, घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देती। जो डिवोशन से मेहनत करता है ना वो निकल ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिसको नहीं है तो फिर आप कितना ही मोटिवेट कर लो, कुछ नहीं मिलता, वो करना पड़ता है, आपको पेन चलाना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। तेरी क्या आई थी? अरे तेरा भी शुक्ला नाम है, फिर आगे ये गुरु भी होना चाहिए। अब तू अगर गुरु नहीं है तो किसी गुरु का साथ ले लेना यार, तेरा काम हो जाएगा। तो गुरु को एक जोड़ ले, प्रसाद प्रसाद हाथ में लेके घुमा कर तो तू गुरु को प्रसाद खिलाएगा तो शुक्ला जी फिर 14 रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए? गड़बड़ नहीं करना है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई बॉडी के पास ऑलरेडी चार्ज है, मैं आपसे एग्जांपल से, हम अभी सवाल लिख लेंगे, अभी सवाल लिखेंगे बाद में, पहले सवाल को समझिए। एक बॉडी है, इस बॉडी के पास -10 कूलम चार्ज है। अब इसको अगर मैं और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी ना। नहीं समझ में आई बात? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी इनिशियली हैविंग -10 कूलम चार्ज, a body initially having -10 coulomb charge ejecting 10 to the power 18 electrons per second, 10 to the power 18 electrons per second. Find out charge present on the body after 1 minute. Charge present on the body after 1 minute. अब सुनिएगा ध्यान से, पहले चीज समझिए, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बोलिए, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज उस पर आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 18। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी in 1 second. The answer is what? 10 to the power 18 into 1.6 into 10 की पावर -19। क्या ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, ये और ये कितना आया? बोलो ना, प्लस 0.16 कुलम। नहीं समझ में आया? अच्छा बताइए, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी इन 60 सेकंड। क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.16, बोलो 9.6 कुलम ना। पहले चार्ज कितना था? तो चार्ज क्या एडिटिव होता है? तो Q फाइनल जो होगा
क्यू इनिशियल प्लस न्यू चार्ज डेवलप्ड, तो क्यू इनिशियल कितना था, -10 प्लस 9.6, द आंसर इज व्हाट, माइनस ऑफ 0.4 कूलम चार्ज। नहीं समझ में आया, कहानी क्लियर? 6 पॉइंट, हाँ कैसे कैसे कैसे, आपको तो वो 1 सेकंड में 10^18 इंजेक्ट कर रहा है। फिर से बताओ, आई एम नॉट गुड स्टूडेंट, मेरे एक बार समझ में नहीं आती, तुम महान हो, तुम्हारे जैसे जीनियस मैंने आज तक नहीं देखे हैं। अगर क्लास में 4 बच्चे चारों कोनों पे पूछने वाले मिल जाए तो सबकी समाज सेवा हो जाती है, और आदत डालनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये कह रहा है कि सर हमें तो पता है 1 चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं, क्या आपसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है? उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं कि 1 सेकंड में इतने निकल रहे हैं, तो उल्टे कान पकड़ना हो गया ना वो तो। जब आपको, हाँ पहले आप उसको 0 करो, फिर दुनिया उल्टे कान पकड़ना हो गया। आप मुझे बताइए, सिंपल बात करोगे कि साहब 1 सेकंड के अंदर 10^18 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज डेवलप हुआ, हमने निकाल लिया, आ गया 0.16 कूलम। अब आपसे पूछा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर उसने बात की है, तो 1 सेकंड में इतना, तो 60 सेकंड में कितना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। उसके पास पहले कितना चार्ज था? अगर वो न्यूट्रल होती तो क्या उसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज होता? पर उसके पास चार्ज क्या था, तो अब कितना बचा? नहीं समझ में आया, 0.4, लेकिन नेगेटिव वैल्यू ना, तो माइनस ऑफ 0.4 कूलम चार्ज बचेगा। दिस इज द राइट वे टू सोल्व द क्वेश्चन। हेलो, कई बार उल्टा पूछ लेता है कि साहब किसी बॉडी पे इतना चार्ज प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं तो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, लिखो सवाल। फाइंड आउट टाइम टेकन टू प्रोड्यूस्ड, time taken to produce 64 microcoulomb charge, 64 microcoulomb charge on a body if 10 to the power 10 alpha particles emitted per second, 10 to the power 10 alpha particles emitted per second। अब सुनिए ध्यान से, आपको चार्ज कितना प्रोड्यूस करना है? 64 इंटू 10 की पावर -6 कूलम ना। अरे बोलो यार, आप बताइए 1 सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, और एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2e ना, मतलब 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अरे यार, पता होना चाहिए चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता है, +2e होता है। कितना होता है? +2e। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो चार्ज डेवलप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल, अरे क्या बकवास, 1 सेकेंड, क्या एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है? क्या 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं? क्या ये 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 10 है? अरे यार इसका चार्ज ना भाई, नहीं समझ में आया। कितना मिला? 3.2 इंटू 10 -9 कूलम। अल्फा पार्टिकल जब 10 टू द पावर 10 बाहर निकलेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गई बात? ये पर सेकंड है ना, मान लो टी टाइम में इतना चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, तो टी मल्टीप्लाई बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस।
अरे यार 1 सेकंड में इतना ना नहीं समझ में बात। तो चार्ज डेवलप्ड इन t seconds. What? 3.2 into 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई टी ना। बोलो भाई, पर सेकंड इतना तो टी टाइम में इतना मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या पूछा है कि साहब बताइए इतना चार्ज प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या इस चार्ज की वैल्यू इसके बराबर कर दूं तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करूंगा, टी इक्वल टू कितना, 4 पावर -6। इससे अच्छा है बोले ना, समझ में। हेलो, ये कितना 20, ये कितना 10 की पावर 3, मतलब टोटल कितना 2 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसने गलत बोला था, तो गलत बातों पर ध्यान नहीं देते। 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो चुके हैं। पहले आराम से करना, फिर बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बढ़े आगे। क्या 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, उसका नंबर फिक्स हो चुका है। याद होना चाहिए कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर, नहीं समझ में आया। हेलो, तो भाई लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पर Q बराबर एन पे सवाल बनते हैं, और इस तरह के सवाल बनते हैं जो मैंने आपको कुछ करवा दिया। हेलो, पढ़ जाए आगे। अब आगे लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total charge present, total charge present in an isolated system, total charge present in an isolated system remains conserved, total charge present in an isolated system remains conserved. It may be possible charges of, it may be possible charges of bodies, charges of individual bodies may change. It may be possible charges of individual bodies may change, but total charge remains conserved. But total charge remains conserved. देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसे किसी तरह का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ना तो उससे एनर्जी बाहर जा सके, ना एनर्जी अंदर आ सके, ना मैटर बाहर निकल सके, ना मैटर, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस सिस्टम की बाउंड्रीज हैं, इससे कोई भी तरह का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। और इस सिस्टम के पास 3 बॉडीज है, सपोज ए, बी एंड सी। ए के पास +10 कूलम चार्ज है, बी के पास -5 कूलम चार्ज है, और सी के पास +15 कूलम चार्ज है। बताइए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना। अरे बोलो ना भाई, +20 कूलम चार्ज। कहानी क्लियर। तो अब इस सिस्टम का अगर टोटल चार्ज +20 है तो ये +20 ही रहेगा। इट मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रिएक्शंस बिटवीन दीज बॉडीज, देयर ओन चार्जेस में चेंज। नहीं समझ में आया। इट मे बी पॉसिबल, इसका चार्ज ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ए का चार्ज जो +10 था वो -15 कूलम हो गया। कितना हो गया,
-15 कूलम। इसका चार्ज +5 कूलम ही है, +5 कूलम हो गया। पहले कितना था? -5। अभी बताइए कितना चार्ज है टोटल? -10। तो इसका चार्ज +30 कूलम होना जरूरी है। नहीं समझ में आया? अब बताइए क्यू फाइनल कितना? +20 कूलम ही है ना। तो टोटल चार्ज में कोई चेंज, इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज बदल सकता है। नहीं समझ में आई बात? जल्दी बना लीजिए। ऐसे यहां एरो लगा के लिखना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज बदल गया, पर टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तुम्हारी केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो, ऑर्गेनिक की हो या फिजिकल की हो, उसमें उस एरो के दोनों तरफ टोटल चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। इन एवरी रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन इज वैलिड। यहां पर हम दो, बेसिकली एक दूसरे के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना के बारे में बात करने वाले हैं। इन जनरल ये फिनोमिना मॉडर्न फिजिक्स को लिंक करती है, मॉडर्न में आएगी, पर आजकल मॉडर्न वाले लोग भी इसको नहीं पढ़ाते। वो ये मान के चलते हैं इलेक्ट्रो वाले ने पढ़ा दिया होगा, और इलेक्ट्रो वाला क्या बोलता है कि ये तो मॉडर्न का है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो एक सिंपल आज चीज है, आप सबने E बराबर mc² सुना हुआ है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अगर मास की वैल्यू दे दूं कि बताइए इतने मास के बराबर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे साहब मास दे दीजिए मुझे, c² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मास केजी में रखूंगा, c को मीटर पर सेकंड में रखूंगा, तो मुझे जूल में एनर्जी मिल जाएगी। बोले भाई, लिखिए क्वेश्चन, what will be amount of energy released, what will be amount of energy released when mass of the electron converted in energy, mass of the electron converted in energy। चलिए, क्या हम E बराबर mc² यूज करेंगे? चलिए शाबाश। E, m की वैल्यू बताइए। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। स्क्वायर बताइए। 9 इंटू 10 की पावर 16। अरे यार, C की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर कर देता, मिल गया ना। ये भाई एनर्जी किस में मिलेगी? जूल में। क्या आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना जानते हो? डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, परफेक्ट। तो E इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे डिवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाता है, and it will gives 0.51 into 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं? तो दिस बिकम 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आया? क्या आप अगर 100 बार भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू ही निकल आएगी ना। इलेक्ट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? 0.51 मेगा 10 की पावर 6। इतने से मास से -31 की ऑर्डर का इतनी ह्यूज एनर्जी रिलीज करता है। हेलो। तो भाई जो सबसे छोटा एटम बम दुनिया ने बनाया है उसका साइज 10 किलो का था। तो जब 10 किलो मास, क्या 10 किलो मास टोटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, और उसको आप कहीं पे गिराओगे तो 30 किलोमीटर की रेडियस में कुछ नहीं बचेगा,
उसके बाद 30 किलोमीटर जाओगे तो लाइफ नाम की चीज नहीं बचेगी। उसके बाद 30 किलोमीटर तक जाओगे तो अर्थक्वेक आएगा। बस इतना ही नुकसान करता है एटम बम। सो एटम बम, ठीक है, एक थोड़ा सा आइडिया हमें दिया कि यार मास से एनर्जी जब रिलीज होती है पूरे मास से कन्वर्ट होने पर तो क्या 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 कयामत आती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो इसका। आई बात समझ में? अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द पॉजिट्रॉन। खोपड़ी में मार दूंगा मैं। हाँ, एक तो मैं राइट हैंडर हूं तो मेरा ज्यादा उधर इधर घूमना होता इधर। हाँ, इधर मार भी दो तो लोग इमोशनल नहीं होते यार, समझा करो। और मेरी आदत है, मेरा चल जाता है यार, क्या ही कर सकता हूं मैं। हैं? मैं तो पीछे आ जाऊंगा, चिंता क्यों करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द पॉजिट्रॉन। सीरियस हो जाओ फटाफट। व्हाट इज द पॉजिट्रॉन? इन नेचर एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन एंटी पार्टिकल। हर पार्टिकल का अपना एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेकिन पॉजिटिव होता है। लेकिन मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। लिखिए, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन मत लिख लेना फिर बाद में सर ये आपने लिखाया था। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Positron is anti-particle of electron which has charge प्लस 1.6 इंटू 10 19 कूलम। क्या ये चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है? लेकिन मास कितना होगा? एंड मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कहानी क्लियर? जरा मुझे बताइए, क्या इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है? तो अगर मैं इस मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो क्या इतनी एनर्जी रिलीज होगी? अरे यार, और आइंस्टीन ने एक बात कह दी कि साहब एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे मास बनाना हो एनर्जी से तो इतना मास बनाने के लिए क्या इतनी एनर्जी चाहिए? और अगर मैं इतना मास फिर से बनाऊं तो क्या इतनी एनर्जी और चाहिए? तो अगर मैं दोनों को बनाऊं एक साथ तो क्या इसकी दोगुनी एनर्जी चाहिए? दोगुनी का मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक कहानी क्लियर? हेलो। अब इतनी सी बात है बस जिसमें हमारे पेयर प्रोडक्शन समझ में आ जाता है। पेयर प्रोडक्शन के अंदर मत घुसना, ऐसा होता क्यों है? वो क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी है। क्वांटम और क्लासिकल में रात दिन का डिफरेंस होता है, वो हमारे स्टडी से बाहर की बातें हैं। सुनिए, सो अकॉर्डिंग टू पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसलिए हम इसको यहां पढ़ते हैं। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम की चीज सुनी होगी। उसमें सबसे हाई एनर्जी वेव्स कौन सी होती है? गामा। उसके बाद एक्सरेज आती है, फिर यूवी आती है। हेलो। सबसे आखिरी में रेडियो आती है। तो सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है? तो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना क्या बोलती है कि अगर मान लीजिए कोई हेवी न्यूक्लियस हमारे पास हो, क्या हो? हेवी न्यूक्लियस। ये कोई न्यूक्लियस, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। क्या है ये? हेवी न्यूक्लियस। और यहां हमारे पास एक फोटोन है, यह है गामा फोटोन। क्या है ये? बताइए, फोटोन का चार्ज कितना होता है? 0। फोटोन के पास कोई चार्ज, उसका रेस्ट मास क्या होता है? 0। तो फोटोन एक चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होता है। क्या होता है? चार्ज क्या होता है? 0। मास क्या होता है? 0। जब भी हम बात करेंगे मास क्या होता है तो हम बात कर रहे होते हैं रेस्ट मास की। किसकी बात कर रहे होते हैं? आई बात समझ में? सो व्हेन दिस गामा फोटोन is interact with the heavy nucleus, it is splitted into the two particles। ये दो पार्टिकल्स होता है और उन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल कहलाता है पॉजिट्रॉन और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है?
बोलो ना यार। पॉजिट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये तो आप समझते हो ना इलेक्ट्रॉन को। तो बताइए, आपने कहा कि इस रिएक्शन के होने से पहले टोटल चार्ज क्या था, रिएक्शन होने के बाद टोटल चार्ज क्या होगा? क्योंकि जितना नेगेटिव, तो क्या दिस इज एग्जांपल ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन? बोलो भाई। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी चीज लिखी होती है और पूछी जाती है कि साहब इस रिएक्शन के होने के लिए इस फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये नहीं बन सकता। उसका सिंपल रीजन ये है कि आपने जिसके पास कोई रेस्ट नहीं था उससे वो पार्टिकल्स बनाए हैं जिनके पास मास है। अब आप मुझे बताइए, इतने मास से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो इससे ये बनेगा ना, बोलो भाई, और इससे ये भी बनेगा। तो आप मुझे बताइए, दो मास अगर मुझे बनाने हैं इनके, तो क्या मुझे 0.51 की दोगुनी एनर्जी चाहिए? तो भैया इतने मास बनाने में 1.02 खत्म हो जाएगी, और जो बचेगी वो इनको काइनेटिक एनर्जी दे देगी। नहीं समझ में आया? लिखिए, पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मास गया नहीं, मास आया है। गया थोड़ी है मास। अभी जिसके पास मास नहीं था उससे मास बन गया ना उनका। नहीं समझ में आई बात? इसकी जो रिवर्स फिलोमिना होती है, एनिहिलेशन ऑफ द मैटर, वहां तेरा सवाल जायज है कि मास कहां गया। तो भाई मास कहां जाएगा? एनर्जी में जाएगा। ना 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 ना, वो अलग कहानी है। फेंकने से थोड़ा सा है ना, ऐसे बोल कि मैं जो भी पूछ रहा हूँ सब सही है। नहीं समझ, डर डर के क्यों पूछते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, यह असंभव है। कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता, वरना ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ये भी वही कहना चाह रहा था। तो अभी अभी यूनिवर्स खत्म नहीं करना अपन को, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में अपन। ना ना ना, एयर ड्रैग वाली कहानी अलग है, ये समझाता हूँ। देखो पता है क्या होता है, अभी समझ में आया तुम्हारे हुआ क्या है? अरे बोलो ना यार। लिखो, व्हेन अ हाई एनर्जी गामा फोटोन, व्हेन अ हाई एनर्जी गामा फोटोन, ब्रैकेट में ये लिख लेना है ना, E must be greater than 1.02 mega electron volt. When a high energy gamma photon, ये अपनी बेल है, पर अपन ने तो 10 मिनट लेट शुरू की थी क्लास। नहीं नहीं, वहां नहीं आया ना रेड। मेरा ऑफिशियल टाइम कितना हुआ है? 1:18। यस चलो। When a high energy gamma photon, ब्रैकेट में क्या लिखा? E must be greater than 1.02 mega electron volt, interact with the heavy nucleus, interact with the heavy nucleus, it is it is converted into, it is converted into electron and positron, converted into the electron and positron. In this phenomena, total charge before and after the reaction remains zero. In this phenomena, total charge before and after reaction remains zero.
हाँ जी, अब सुनिएगा ध्यान से, बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स जीरो, पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, बाद में भी जीरो है ना, तो क्या चार्ज कंजर्व है? तो ये तो समझ में आ गया ना कि चार्ज कंजर्वेशन का एग्जांपल है। बोलो भाई। अच्छा, अब इसका एक रिवर्स फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस तरह से रिएक्शन करें कि अपना पूरा का पूरा मास खत्म कर लें, तो फिर गामा फोटॉन्स की फॉर्म में निकलते हैं। किसकी फॉर्म में निकलते हैं? सो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन एंड positron combine together to destroy the mass, it is totally converted into the gamma photons। तो आप मुझे बताइए, गामा फोटोन की टोटल चार्ज क्या होता है? हमेशा जीरो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन कंबाइंड क्या रहेगा? जीरो। तो क्या वो भी एक एग्जांपल ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन होगा? इसकी रिवर्स फिनोमेना होती है एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये पता होना चाहिए अच्छे से। मैंने आपको बता दिया रिएक्शन होने के लिए इतना एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इसका जो मास है, कितना मास है इसका? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका भी मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इतना मास आपने बनाया है, और इतना मास बनाने के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए होती है। अब पता क्या बहुत बताओ, मेरा एक दोस्त है जो आइंस्टीन की थ्योरी गलत करके हमारे सर के पास चला गया था। मतलब आइंस्टीन की थ्योरी उसने, वो जीनियस है वो डॉक्टर, एमडी मेडिसिन है, फिजिशियन है, पर अभी भी उसको फिजिक्स का इतना खतरनाक कीड़ा है। तुम्हारी एज का कोई बच्चा चला जाए उसके पास इलाज करवाने, तो पूछता है सब क्या कर रहे हो, और तुमने कहते हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो तुम्हारी बीमारी के सिम्टम्स बाद में पूछेगा, फिजिक्स चालू। गजब का कीड़ा है उसके फिजिक्स का। अभी भी उसके घर पे मिल जाओगे, फिजिक्स की किताबें मिल जाएंगी आपको। तो उसको अलग क्रेज था। एक दिन साइकिल चलाता चलाता आया मेरे पास, मुझे कहा यार मुझे ऐसा लगता है आइंस्टीन गलत था। अच्छा, पता है क्या होता है, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, फिजिक्स एक नंबर है, वो कुछ भी कर सही लगता है, यार ये क्या रहा। अब अपनी फिजिक्स थी बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं आता था अपन को फिजिक्स में। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अच्छी, सारे दोस्तों को केमिस्ट्री में पढ़ाता था। बायोलॉजी में तो मतलब अलग ही लेवल था, टीचर अपनी तरफ नहीं देखते थे। फिजिक्स में मतलब पूरा टाइम अपन फिजिक्स समझ में ही नहीं आती, क्या पढ़ते थे? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पढ़ना बंद नहीं किया, फिर धीरे धीरे फिजिक्स भी आने लगी समझ में। तो आया कि आइंस्टीन गलत था। मैंने कहा कैसे गलत था? अरे यार आइंस्टीन ने गड़बड़ कर दी। बोले उसने एक फॉर्मूला दिया, एम बराबर, हम अगली क्लास में इसकी बात करेंगे, एम बराबर एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बोले यार फोटोन तो जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो सी स्क्वायर बिकम सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 बिकम 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। मास इन्फिनिटी जाएगा। अगर मास इन्फिनिटी हो जाएगा तो पूरे यूनिवर्स में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स का मास एक साथ कोलेप्स हो जाएगा, तो यूनिवर्स खत्म। मैंने कहा यार सही कह रहा है ये तो चले सर के पास। मैंने क्या लेना, कि उनसे कहेंगे आइंस्टीन गलत था। अब हमारे जमाने में ऐसे टीचर थोड़ी होते थे तुम्हारी मर्जी मर्जी पूछ लो। तो और अपन तो वैसे ही कुछ भी नहीं पूछते थे, पीछे बैठने वाले लोग। उसको टीचर अच्छी तरह जानते थे कि वो बहुत आर्ग्यूमेंट करता था क्लास में, वो बहुत जिद्दी है। मैंने कहा मानेगा तो है नहीं। हम दोनों ने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच के कहा सर के गेट के बाहर। बाहर गर्मी थी अच्छी खासी, उनकी विंडो के बाहर एक गुलमोहर का पेड़, वहां छाया में खड़े हो गए दोनों। हिम्मत नहीं हो रही बेल कौन बजाए। इतनी देर में सर ऐसे घूमते घूमते विंडो में आ गए, तो उन्होंने उसको पहचान लिया, क्योंकि वो सवाल पूछता था ना। टीचर किसको जानता है? जो सवाल पूछता है। बाकी भीड़ का हिस्सा है सब, अपन को तो कोई जानता ही नहीं था। तो मैंने कहा यार सर आ रहे हैं। तो जैसे वो गेट के आए, मैं जल्दी जल्दी चल गया उनके पास। हाँ बोलो भाई क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने सर इससे कुछ पूछना है। अपन क्यों शहीद हो जबरदस्ती? उन्होंने पता है क्या किया, ये होता टीचर। वो दिन था मेरी जिंदगी का जब मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि यार अपन पढ़ सकते हैं, फिजिक्स समझ में आ सकती है। दो एग्जाम्पल थे, दोनों उन्होंने करवाए थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको उल्टा लिख दिया, एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एम। एम नॉट मिल गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये एम है। और फिर उसी से पूछा कि बता सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या? बोले 1, 1 माइनस 1 क्या? 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या? बोले उसका रेस्ट मास ही 0 है। द इक्वेशन इज वैलिड फॉर द पार्टिकल्स हैविंग रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता, उसके लिए वैलिड नहीं है।
फिर वो क्या किए, अंदर अपनी लाइफ उसमें गए, स्टडी के अंदर, वहां से किताब लेके आए और 6-7 पेजेस की वो थ्योरी समझाई, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। 1.5 घंटे पढ़ाया उन्होंने हमें कि ये होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम इतना अच्छा उन्होंने बताया तो हमें बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैंने कहा यार हमारी हिम्मत है। मेरे को सर हमें तो लगा था कि आप बहुत डांटोगे। बोले डांटने वाली बात है, बेवकूफ लड़के यही तो बेवकूफियां करते हैं। जो बच्चा इतना सोच रहा है फॉर्मूले के बारे में कि ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, इसको बदलूंगा तो क्या होगा, अगर किसी फॉर्मूले के बारे में आप इतना एनालिसिस कर लो, वही तो फॉर्मूला है, उसका मतलब ही फॉर्मूला है जो आपको बताता है इसकी डिपेंडेंसी कैसे कैसे चीजों पे। तो कोई बच्चा इतना समझ रहा है, इसका मतलब वो दिमाग लगा रहा है, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। उस दिन मेरे समझ में आया कि इसकी फिजिक्स समझ में क्यों आती है। अपन ने क्या किया, घर क्या एम बराबर एम नॉट अंडर रूट, कोई पूछे बता देंगे, पर क्या होगा नहीं पता, नहीं समझ में आई बात। एक झटके में फिर हम सोचते पूछ लिया अगले दिन ही क्लास में जब गए कि सर आइंस्टीन के दिमाग में कैसे आया होगा कि यार एनर्जी होता है, मास एनर्जी, और इसीलिए तो वो आइंस्टीन था। तो एक पाल सर थे उनके असिस्टेंट, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनको बोला पाल इधर आ। पाल साहब आ गए, तो सिगरेट पीता है ना? बोले नहीं। मुझे पता है तो सिगरेट पीता है, ला माचिस दे। माचिस निकलाई उनसे, तो माचिस लिए उन्होंने और बच्चों से बोला यार ये माचिस है, ये मास है एनर्जी है। बोले मां। फिर तीली निकाली, बोले ये मास है एनर्जी है। बोले मास है, सुर ये एनर्जी है। सारी दुनिया को दिखता है कि लकड़ी जलाते तो आग निकलती है, तो लकड़ी के मास से तो एनर्जी जा रही है, पर इसमें रिलेशन देना कि वो रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, वो चैलेंजिंग था। वो आइंस्टीन नहीं कर सकता था, कोई और नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई बात। और आप किसी लकड़ी का वजन कर लीजिए, उसको जला लो, उसकी जो राख मिली उसका वजन कर लीजिए, राख का वजन लकड़ी के वजन से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मास एनर्जी में जा चुका है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में चर्चा यहीं से शुरू होगी। मैं 11 को लीव पे रहूंगा, है ना? मैंने कहा था 8 और 11, तो 8 तो हुई नहीं अपनी। अरे वो गड़बड़ हो गया था यार, यार समझा करो। 11 को मैं लीव पे रहूंगा। आप ग्रेविटेशन के सवाल करें। हेलो। और इलेक्ट्रो में जितना पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, ये सब काम की चीजें आगे काम आएंगी।